हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन शिवानी केमिस्ट्री क्लासेस। और आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, बट उससे पहले हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने ये चेक किया कि रिडक्शन हाफ रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होती है, कहाँ पे कौन सा वाला पार्ट जो है वो एनोड वाला कंसीडर किया जाता है और कौन सा वाला पार्ट जो है वो कैथोड वाला कंसीडर किया जाता है। हमने क्या कहा था, जहां पर भी आपकी ऑक्सीडेशन होगी वो होगा आपका एनोड, और जहां पर भी आपकी रिडक्शन होगी वो होगा आपका कैथोड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी सेल की रिएक्शन को एक उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, तो ये है आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे जिंक और कॉपर की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अब इस तरह के रिएक्शन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो सेल की फॉर्म में तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा था कि हम क्या कैसे लिखेंगे इसको। जैसे जिंक है, जिंक जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। जिंक की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो है ना। जीरो से वो +2 पे जा रहा है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ये जो बीच में सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है बेटा, ये होता है सॉल्ट ब्रिज का सिंबल। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल होता है ये। और जो कॉपर है उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, इसकी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। इसकी क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनोड वाला पार्ट। ठीक है, और ये आपका हो गया कैथोड वाला पार्ट। और अगर इसको मैं लेफ्ट और राइट के वे में बताऊंगी तो कौन सा वाला लेफ्ट होगा और कौन सा वाला राइट होगा। हाँ जी, आप लोग बताइए। तो ये वाला जो है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, और यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही है वो आपका क्या होगा बेटा, राइट वाला पार्ट होगा। ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वहां पर हम फॉर्मूले यूज करते हैं, तो कई बार हम डायरेक्टली लिखते हैं राइट माइनस लेफ्ट, इस तरीके से, है ना, या कैथोड माइनस एनोड। तो इसलिए आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट है, राइट है, कौन सा वाला एनोड है, कौन सा वाला कैथोड है। इसलिए मैंने कल भी ये करवाया था, आज मैं आपको फिर से एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ, सो दैट कि लेक्चर 2 जो है वो लेक्चर 3 से थोड़ा आप इंटर रिलेट कर पाए। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे। आप लोगों ने लेक्चर 2 जो है वो स्टडी कर लिया होगा, है ना। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके डाउट्स के साथ आ सकूं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, केमिस्ट्री आपको अच्छी लग रही है, इजी लग रही है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, तो बेटा अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसकी वर्किंग कैसे होती है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने भी इस तरह से एक टेबल बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो सारे जैसे इस टेबल में दिए गए हैं वैसे आपको भी टेबल बना के नोट डाउन करना है। ठीक है जी, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है, जल्दी से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने कहा था इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वन मोर थिंग, अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको बता दूं कि हमने ऑलरेडी इसके जो 2 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको पहले वो 2 लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, सो दैट कि आपको लेक्चर 3 जो है वो समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, इसके केस में होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, आप यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका रहता है कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो 2 वीकर में होते हैं, 2 डिफरेंट डिफरेंट वीकर में होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका वो एक ही वीकर में आपका डिकम्पोजिशन हो रही होती है। ठीक है, वहीं पर आपका एनोड होता है, वहीं पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और सॉरी,
एक ही आपके इसमें वीकर में ये काम हो रहा होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में एनोड जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, लेकिन होगी ऑक्सीडेशन ही, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, होगी क्या, ऑक्सीडेशन ही होगी। बट हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद नहीं रखेंगे तो जब आप उसको बनाएंगे ना तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट पे कैथोड जो है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है। यहाँ पे कैथोड नेगेटिव होगा लेकिन होगी यहाँ पर भी क्या, रिडक्शन ही होगी। तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए आप लोग भी अपनी नोटबुक्स में। चलिए अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जब भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको भी इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है। जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे वो अच्छे से अपने दिमाग में बिठाने हैं, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 101% न्यूमेरिकल आता है आपको यहाँ से, और आगे जब हम नॉनेस्ट इक्वेशन करेंगे वहां से भी। तो नॉनेस्ट इक्वेशन जो रहेगी आपकी बेटा वो इसी से रिलेट कर रही है, इसी टॉपिक से आगे जाके नॉनेस्ट इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे आपका गल्वेनिक सेल दिया गया होगा ना, 3.2 लिखा होगा वहां पे गल्वेनिक सेल, उसी के बीच में ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। चलिए, अब देखिए डेफिनेशन देखो पहले और फिर हम इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। Potential difference developed between electrode and electrolyte is called electrode potential। ठीक है, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है। और इसमें क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आई नो कि आपको ये समझ में नहीं आया है डेफिनेशन, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी ई, ठीक है। तो जब भी मैं ई लिखूंगी ना तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, तो आप लोग भी लिख लीजिए इसको ई, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक व्हीकर है, ठीक है, एक व्हीकर है, आपने उसमें डाल के रखी है एक मेटल रॉड। मेटल रॉड जैसे हमने इलेक्ट्रोलिटिक में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी रॉड डाली थी ना, सेम उसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रही है ये। अब यहाँ पे जो मेटल रॉड होगी, मेटल रॉड, मेटल रॉड, उसी मेटल का हम यहाँ पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि उसको एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, मेटल, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लीजिए मेटल आइन, मेटल आइन। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, यहाँ पे होगा क्या कि जो मेटल होता है ना, मेटल, मेटल, मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है कि मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, लूज होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे एम का एग्जांपल ले रही हूँ, तो एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इसकी रिएक्शन बनती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे जिंक ले लो, जिंक मेटल, और ये ऑक्सीडाइज जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, ऑक्सीडाइज होने की। तो यहाँ पर भी बेटा जो ये आपकी रॉड है ना, ये वाली रॉड जो होगी आपकी मेटल रॉड, ये क्या होगी, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी तब क्या होगा, तब यहां से जो एम एन एन, जैसे मेटल की बात करूं तो एम एन पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में आना शुरू हो जाएंगे, और आपके इस रॉड में क्या बचेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। क्या बचेंगे बेटा, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है। और इस सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होगा, सिर्फ एम एन पॉजिटिव, एम एन पॉजिटिव, सारे में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराउंड में है और बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज है।
तो यहाँ पे इस चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है बिटवीन मेटल रॉड को आप इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है जी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। potential difference that is developed between electrode and electrolyte that is called as electrode potential। आप ये भी बोल सकते हैं जो चार्ज सेपरेशन यहाँ पे हो रही है, जो चार्जेस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप भी यहाँ पे इस पॉइंट को। चार्ज सेपरेशन जो यहाँ पे हो रही है, चार्ज सेपरेशन, उसकी वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, और उसी को हम क्या कहते हैं फिर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो डेफिनेशन भी नोट करो, जो जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है उसको भी आपने नोट करना है। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ये है कि आपका ये जो मेटल रॉड है ना, ये वाली मेटल रॉड जो यहाँ पे लेके रखी है, ये मेटल रॉड बेटा आपकी इनर्ट भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, ये इनर्ट भी हो सकती है, इनर्ट भी हो सकती है। बट बेटा इनर्ट के केस में फिर वहां पे रिएक्शन नहीं होगी आपकी। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा ना तो रिएक्शन नहीं होगी, ना ही वहां पे ऑक्सीडेशन होगी और ना ही वहां पे रिडक्शन होगी। वो सिर्फ एक मीडियम रहेगा करंट को पास करवाने के लिए, बट वहां पे रिएक्शंस नहीं होंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि जैसे अब यहाँ पे हमने जिंक की ले लो या आप कॉपर की ले लो, तो इस तरह की जो मेटल रॉड्स होती हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, डॉक्स रिएक्शंस होती हैं वहां पे। लेकिन कुछ मेटल रॉड्स ऐसी भी होती हैं जो इनर्ट होती हैं, उन केसेस में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होती है। ठीक है, नोट डाउन करिए इस पॉइंट को। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, हमने ऑलरेडी गैल्वेनिक सेल में ये डिस्कस कर लिया था कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है जिसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, और उसमें नेगेटिव पोटेंशियल होगा फिर, है ना। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो उसमें उसमें रिडक्शन हो रही होती है ना, तो उसमें पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी जो मेटल रॉड है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रही है तो उस केस में जो मेटल रॉड होगी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अगर वो आपकी मेटल रॉड जो है वो क्या हो रही होती है, अगर वो रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है, तो उस केस में मेटल रॉड के ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस मतलब अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो वही पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे बता के रखा है कि अगर आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसी हाफ सेल में तो वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और अगर आपका रिडक्शन हो रही है किसी हाफ सेल में तो वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ये पॉइंट यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना बेटा, उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। अब जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो फैक्टर्स हो सकते हैं आपका जो मेटल है उसका क्या नेचर है ना, जो मेटल है उसका नेचर क्या है। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ मेटल रिड्यूस होते हैं, कुछ मेटल इनर्ट होते हैं, तो उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपकी जो कंसंट्रेशन होगी आयंस की, कंसंट्रेशन होगी ना आयन की, जैसे जो आपने मेटल लिया है वो कितनी कंसंट्रेशन में उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, या उसकी कितनी कंसंट्रेशन आपने लेके रखी है एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो उसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी वो भी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेगी। अगर यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन की फॉर्म में ना होके मान लो गैस की फॉर्म में है, ठीक है, गैस की फॉर्म में है, तो उस केस में हम उसको पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन की फॉर्म में है तो मोलैरिटी ले लेंगे।
कंसंट्रेशन। अगर गैस की फॉर्म में है तो प्रेशर की टर्म में उसको देखेंगे। और थर्ड आपका रहता है टेम्परेचर। ठीक है, कि आपका जो टेम्परेचर है वो कम है या ज्यादा है, तो किस तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये भी एक पॉइंट रहेगा आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लो। नेचर ऑफ मेटल आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर। अब देखो बेटा, ये जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, हमें इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड कंडीशंस बना सकते हैं कि जब भी हम प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकली देखें, या मैं करूं प्रैक्टिकल या आप करें या कोई थर्ड पर्सन करे, तो हम सबकी वैल्यू जो है वो एक सोल्यूशन के लिए एक टेम्परेचर सेट पे एक ही वैल्यू आए। ऐसा ना हो कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मेरी कुछ और वैल्यू आ रही है, आपकी कुछ और वैल्यू आ रही है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, उनको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स कैसे करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड कंडीशंस सेट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे बेटा, हम स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई कर देंगे या सेट कर देंगे कि इन्हीं कंडीशन पे आपने ये प्रैक्टिकल जो है या ये परफॉर्म करना है। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी, नोट करिए। स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपकी जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम 1 मोलर लेंगे। जो भी आपने सेल बनाना है वहां पे उस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, फिर 1 मोलर, स्टैंडर्ड कंडीशंस के केस में। अगर वहां पे गैसेस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में दिया गया है, तो वहां पे जो प्रेशर होगा उसको हम 1 atm या 1 bar फिक्स करेंगे। और थर्ड पॉइंट पे आपका आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर हम सेट करेंगे, अगर केल्विन स्केल में लेना है तो 298 केल्विन, और अगर सेल्सियस स्केल में लेना है तो 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशंस हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं कंडीशंस पे क्या करना है, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। और जो भी फिर हमारी वैल्यूज आएंगी वो स्टैंडर्ड वैल्यूज आएंगी फिर हमारी। नोट करिए इस पॉइंट को भी, और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्योंकि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमने उसको स्टैंडर्ड कंडीशन देके उसको हमने क्या बोल दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, मैंने क्या कहा था कि उसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। लेकिन जब स्टैंडर्ड आ जाएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, ई नॉट। ई नॉट किसका सिंबल है बेटा, ई नॉट सिंबल होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब देखो, मान लो कि मैंने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी आप मेटल आयन का ले लो, तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसकी क्या हो रही है, मान लो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस अगर ये आपको दिया गया है तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पे दूसरा केस लेती हूँ, मान लो कि आपके पास कोई एक्स है, एक्स मेटल है, और उसकी क्या हो रही है बेटा, उसकी हो रही है रिडक्शन। ठीक है, उसकी हो रही है रिडक्शन, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, फिर रिडक्शन पोटेंशियल बोल दूंगी। रिडक्शन पोटेंशियल बोल दूंगी, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, सो दैट कि न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। यहाँ तो क्लैरिटी मिल रही है ना आपको कि इसको ऑक्सीडेशन क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पे 0 से n+ में जा रहे हैं आइंस, और यहाँ पे n+ से 0 में जा रहे हैं, तो रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना। अब मैं अगर यहाँ पे ई नॉट लिख देती हूँ, ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट लिख देती हूँ, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, फिर स्टैंडर्ड, कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर ई नॉट है तो स्टैंडर्ड, ई नॉट नहीं है तो नॉर्मल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पॉइंट नोट करिए जल्दी से और फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल,
ये वैल्यूज जो हैं वो आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कि आपको दिया गया है ई नॉट Zn 2 प्लस और इसकी आपको वैल्यू दे के रखी है 0.76 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही एक इसी को मैं अब इस तरीके से लिख रही हूँ Zn 2 प्लस Zn। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आपकी बेटा 0.76 वोल्ट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि आपका जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो जिंक में जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि रिडक्शन हो रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो वैल्यूज तो आपकी सेम है, वैल्यूज तो बेटा आपके सेम ही रहेंगी। यहाँ पे क्या है 0.76 वोल्ट है, बट यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन हो रही है उसकी, तो उसको मैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगी फिर। ठीक है, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक और जिंक 2 पॉजिटिव में गया, यहाँ पे जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव से जिंक में गया। तो हमें यहाँ से ही क्लैरिटी मिलने वाली है कि वहां पे ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। अब देखो जैसे इसमें आपको 0.76 लेना था, तो ये तो सिंपल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ प्रोडक्शन कर देती हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका जो एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है बेटा, आपकी जो एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है, ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है वो कौन सा टेबल है, वो तो बेटा सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल है। ठीक है, किसका टेबल है, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो आपकी जो एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है वो किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल दिया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने वैल्यूज लेनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही लेनी है। ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी तब भी हमने न्यूमेरिकल में क्या करना है, रिडक्शन की ही वैल्यू लेनी है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे कहा ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये अभी समझ में नहीं आया, बट आपको जैसे हम न्यूमेरिकल में जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी ना मैं आपको, वहां पर आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अभी बस आप ये समझो कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब दिए जाएंगे आपको एक ही मेटल के, तो उस केस में अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो वो नेगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी में जो टेबल देके रखा है हमें, वो किसका देके रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का देके रखा है। तो हमने जो वैल्यूज यहाँ से लेनी है वो सिर्फ किसकी होंगी, रिडक्शन पोटेंशियल की ही होंगी। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो, अब जो मैंने कहा उसी चीज को अब मैं इस तरीके से लिख रही हूं। ठीक है, ई सेल, ठीक है, ई सेल, क्योंकि हमारे पास एनोड भी है और कैथोड भी है। अब मुझे यहाँ पे दोनों का ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, ई एनोड प्लस ई कैथोड। ठीक है, दोनों को प्लस कर दूंगी तो टोटल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, पहला फॉर्मूला। दूसरा, दूसरा लिखिए। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना होगा स्टैंडर्ड, तो मैं यहाँ पे ई नॉट लिखूंगी, वो तो क्लैरिटी मिल रही है ना आपको। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही आ रहा है। क्या आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू आ रही है। तो उस केस में मैं कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑफ एनोड। ठीक है, हम यहाँ पे जब ई सेल निकाले थे वो प्लस कर रहे थे हम, बट हमने कहा कि ये जो वैल्यूज हैं ये तो चेंज हो जाएंगी जब हम रिडक्शन पोटेंशियल के केस में लेंगे, है ना। तो उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने क्या करना है, फिर इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, that is E reduction potential of cathode minus E reduction potential of anode. Very, very important. Very, very important formula. नोट करिए इस चीज को आप लोग भी।
ठीक है जी। तो अब ये पॉइंट आपने नोट डाउन करने हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो गया। ठीक है, इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जो मैंने आपको पहले कहा था ना स्टार्टिंग में, कि लेफ्ट और राइट की टर्म में भी हमने इसको लिखना होता है। ठीक है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इसको भी नोट करिए। हो गया जी। तो ये जो फॉर्मूले आपको यहाँ पे बताए हैं, ये फॉर्मूले आपने बहुत ही ध्यान से लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं, और कल वाली क्लास में हम लोगों ने इन फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास के लिए यहाँ तक काफी ज्यादा हो गया है। आपने आराम से इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो ये आ गया आपका रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो हमने डिस्कस कर लिया है अभी पीछे, कि आपके पास जो भी वैल्यूज आएंगी वो किस में आएंगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आएंगी। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस के तौर पे हम क्या लेते हैं, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका एक रेफरेंस। ठीक है, जिसको हम शी भी बोलते हैं, SHE। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ यहाँ तक अंडरस्टैंड करना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, और उसकी वैल्यूज क्या कैसे ली जाती हैं, और उसका फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच कि आप वीडियोस को देख रहे हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं। और कमेंट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में।